शहर तरक्की याफ्ता हो या हो दफन खराबे में, शहरों की तकदीर में दुख है। शहर तरक्की याफ्ता हो या हो दफन खराबे में, शहरों की तकदीर में दुख है। रेल की पटड़ी वीराने की कोख से निकले, वाह। या जंगल की पगडंडी पर फूल खिले। सब रस्तों पर खोए हुओं की आवाजें हैं, रोए हुओं की खामोशी है। रेल की पटड़ी वीराने की कोख से निकले, या जंगल की पगडंडी पर फूल खिले। सब रस्तों पर खोए हुओं की आवाजें हैं, रोए हुओं की खामोशी है। जंगालूद ज़रा बख्तर हो, पत्थर से निकली वीनस का तना हुआ सीना हो। कटे हुए बाजू हो, तलवारें हो, या पारीना गार में सोई तस्वीरों की आंखें हों। हक। सब आंसू हैं। आदाब, शादाब, अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूँ मोहम्मद शादाब अब्बासी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मुमताज़ शायर, नहायत खूबसूरत लबो लहजे के शायर। आप इनको नेशनल टेलीविज़न पर अक्सर देखते हैं। इनके खूबसूरत शेर आप फेसबुक के तवस्सुत से, यूट्यूब की तवस्सुत से और इनकी किताबों के तवस्सुत से अक्सर जगहों पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। नहायत खूबसूरत नाम है, उर्दू अदब का मोतबर नाम है। इनके दो खूबसूरत अशार आप तमाम अहबाब की समातों के गोशगुजार। मुझको तकरीब भी नहीं आती, मुझको तकरीब भी नहीं आती, तोड़ता कुछ हूँ टूटता क्या है। एक और खूबसूरत शेर, हमें अगली बहारों में गुलों के साथ आना है, हमें अगली बहारों में गुलों के साथ आना है। सो हमको इन ख़ज़ाओं में खसो खाशाक होने दे। जनाब मकसूद बफा, अस्सलाम वालेकुम सर। आदाब जनाब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये पहली दफ़ा हुआ है कभी कि ना मुझे भी किसी ने आदाब का, वरना मैं अकेले ही प्रोग्राम के शुरू में आदाब कह दे रहा हूँ। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल जो है वो हम आज थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी चीज़ें तो लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, कि ये जो सफ़र है शेर का, अदब का, लिटरेचर का, और ये जो आपका लगाव है शायरी के साथ, इसका आगाज़ कब होता है? ये सफ़र बैक कहाँ पर जाता है? इसका आगाज़ मेरा ख़्याल है आपके बचपन से शुरू होता है, और उसमें उस तरह की चीज़ें तो सामने नहीं आती कि कंक्रीट कोई शायरी आप करने लग जाएं या उसमें, लेकिन एक फ़ील जो है वो आपके अंदर बचपन से ही मौजूद होती है। क्योंकि शायरी जो है ये एक खुदादाद सलाहियत है। ये अगर आप में होगी तो आप इसको पॉलिश कर सकेंगे, वरना ये नहीं हो सकता है कि किसी में ये ना हो तो तब वो शायरी शुरू करे या वो सीख के करे। ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि मैं शायरी सीख रहा हूँ, क्या ये इस्तिलाह दुरुस्त है या असल में लोग सिर्फ पॉलिश करवा रहे होते हैं सीखे वो? असल में तो पॉलिश ही होती है। ये जो चीज़ें होती हैं शायराना आपके अंदर, या एक पोएटिक वे ऑफ थिंकिंग, शायराना तर्ज़े ख़याल जो है वो आपके अंदर मौजूद होती है। तो ये जो सीखने सिखाने वाली बात मुझे नहीं समझ आती। अगर वो बुनियादी चीज़ आप में नहीं होगी, इस पौधे में अगर रोईदगी नहीं होगी तो ये कैसे बढ़ सकेगा? ये खुदा ने उसके अंदर डाली है। तो इसी तरह शायर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो बाद में फलती फूलती हैं और वो पॉलिश होती हैं। अगर उसको माहौल अच्छा मिल जाए और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और अगर उसकी लगन इसके साथ, ये आपकी तरजीह है कि आप इसको कितनी तरजीह देते हैं अपनी ज़िंदगी। बिल्कुल सही। तो सर, पढ़ाई का आगाज़ कहाँ से किया, किस जगह से किया? थोड़ा सा अपनी मेरी जो बुनियादी जो एकेडमिक कैरियर है वो मिडल ईस्ट से शुरू होता है। मैं बचपन मैंने मिडल ईस्ट में गुजारा है। अच्छा। उसके बाद मैं कोई 10-12 साल का था जब पाकिस्तान आया, लेकिन वहाँ पे भी जो हमारा स्कूल था सफारत खाने का, वहाँ पे ही ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन उस वक्त तक मैंने कुछ लिखा नहीं था। पाकिस्तान में आकर जब
यहाँ हम आए हैं, स्कूलिंग हुई है, तो उस ज़माने में स्कूलों में बहुत अच्छा माहौल था। एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत अच्छी होती थी, तो उनमें हिस्सा लेना शुरू किया, छोटी छोटी नज़में लिखनी शुरू की। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनको मैं समझता था कि मैं शायर हूँ या इस तरह की कोई बात मेरे जहन में नहीं। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता, यानी मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने क्या लिखा होगा उस वक्त, क्या वो चीज़ें थी, मुझे बिल्कुल वो मेरे जहन में नहीं। बिल्कुल सही। तो ये जब हम 8वीं या 9वीं क्लास में आए हैं, तो उस वक्त फिर बाकायदा जो है वो गज़ल वग़ैरह या दूसरी चीज़ों की तरफ, लेकिन पढ़ने से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैंने मैट्रिक तक तकरीबन सारा क्लासिक पढ़ा, और जितना भी, सिर्फ शायरी नहीं बल्कि सारा उर्दू लिटरेचर। तो माहौल ऐसा बन गया कि फिर चल पड़ा ये सिलसिला। बिल्कुल सही। अच्छा सर, कहा जाता है कि बड़े हसास तबीयत होते हैं शायर और बड़े नाजुक होते हैं, ऐसा कोई मामला है? जाहिर है कि 1 लाख आदमी एक वाक़े को देखता है, लेकिन जब शायर देखता है तो वो किसी और दिल से देखता है। वो फीलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं उसकी, जो वो शायरी में लेकर आता है। उस वक्त लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये तो हमारे दुख थे, ये तो हमारी खुशियाँ हैं, या ये हमारे मसाइल हैं। जो आपको अगर कोई शेर पसंद आता है तो वो आपके अंदर वो फीलिंग मौजूद होती है जिसको शायर ज़ुबान देता है। बिल्कुल सही। और आप उसको एप्रिशिएट करते हैं या याद करते हैं या उसको कोट करते हैं अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़ों पर। अभी आपने ये बात की सर कि कोई इवेंट हुआ, कोई हादसा हुआ या कोई सानेहा हुआ या कोई किसी किस्म का भी कोई वाक़या है, तो उस इंसिडेंट को आम लोग किसी और निगाह से देखते हैं, शायर किसी और निगाह से देखते हैं। पिछले कुछ अरसे से हो सकता है कोई और भी बहुत ही गहरी हसासियत से देख रहा हो, लेकिन उसको मलका हासिल नहीं है कि वो उसको बयान कर सके। शायर को इज़्ने गोयाई खुदा ने दिया हुआ, क्या कहें, जिसकी वजह से वो फिर बयान कर सकता है। और जो लोग बयान नहीं कर सकते हैं उनको एक किस्म का हज़्ज़ उठाने का मौका मिलता है, या उनके अंदर जो एक चीज़ होती है उसको ज़ुबान मिल जाती है। ये एक बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल सही। खैर सर, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कलाम शायर बज़ुबान शायर। आपकी कोई खूबसूरत सी नज़म या गज़ल जो भी फिलबदी आप हमें सुनाई। यूं भी खासियत अशिया का पता चलता है, रेत पर चलता हूँ दरिया का पता चलता है, जीने लगता हूँ तो मरने की खबर मिलती है, क्या कहने, इसी दौरान में अहया का पता चलता है। वाह 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 वाह। जीने लगता हूँ तो मरने की खबर मिलती है, इसी दौरान में अहया का पता चलता है। होते होते तेरे राजों की खबर होती है, होते होते तेरे राजों की खबर, होते होते तेरे राजों की खबर होती है, चलते चलते तेरी दुनिया का पता चलता है। क्या कहने, क्या शेर है, बिस्मिल्लाह। होते होते तेरे राजों की खबर होती है, चलते चलते तेरी दुनिया का पता चलता है, यूं भी खासियत अशिया का पता चलता है। सर क्या कहने। थैंक यू। मुझे इधर एक सवाल हमेशा से लोग करते हैं और अक्सर शुरा कराम से पूछा जाता है, बड़ा चुलबुला सा सवाल भी है। वो कहते हैं कि शायरी के अंदर अगर आपने तासीर पैदा करनी है, या फिर जो शायर है वो तब तक बहुत अच्छी शायरी नहीं करता जब तक उसे प्यार ना हो जाए, इश्क ना हो जाए, इस तरह का मामला। क्या ये ज़रूरी है या ऐसा हुआ? यार, प्यार तो सिर्फ शायर के लिए नहीं, सबके लिए ज़रूरी है। अच्छा। वो कौन सा बंदा बदकिस्मत आदमी होगा जिसको मोहब्बत नहीं होती होगी? वाह। हर आदमी को होती है। क्या कहने। और ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह सांस लेना है, जिंदा रहना है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी आदमी को ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले में मोहब्बत नहीं होती होगी, होती होगी सबको। आपको हुई सर? जाहिर है, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ अगर मैं ये कह रहा हूँ कि, और मैं अल्लाह का शुक्र है बदकिस्मत आदमी नहीं हूँ। सही। अच्छा। जाहिर है मोहब्बत क्यों नहीं होती है। बिल्कुल सही। एक इंसान का शर्फ है ये। मोहब्बत पा लेना ही सब कुछ है, या खोई हुई चीज़ भी मोहब्बत कर रहा है? असल में पा लेना या ना पा लेना कोई इतने माने नहीं रखता। आपको मोहब्बत है कि नहीं है, ये ज़्यादा अहम बात है।
या ये ज़रूरी नहीं है, मोहब्बत होना ज़रूरी है। डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए? ये कैटेगरीज है ना सर, मतलब प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है या दिल लगी है। तो एक आम शख्स, एक नैला शख्स, उसने ये पहचानना है कि उसे क्या है, उसे दिल लगी है, मोहब्बत है, इश्क है, क्या है, तो कैसे कैटेगराइज करेगा, कैसे? इश्क की मंजिलें तो बहुत ही दूर हैं, और अगर आप मोहब्बत को इखलास से करते रहें तो मेरा ख़्याल है ये शायद आपको करीब ले जाए। इश्क तो कुछ चाहता ही नहीं है, इश्क तो देने का नाम है। मोहब्बत तो फिर भी तलब करती है कि उसके बदले में उसको मोहब्बत मिले, तो इश्क तो कोई चीज़ तलब नहीं करता है। वो तो एक सरमस्ती है, एक बेनियाज़ी है, एक ऐसा माहौल है इश्क में कि आप कुछ चाहते ही नहीं हैं किसी से, वो आपके अंदर खुद आप बन जाते हैं। वो जिस तरह से हम ये सुनते हैं आप पे रांझा हुई वाली जो मंजिल है, वो आपको खुद रास्ता दिखाती है। उसमें कोई ऐसी ये ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं जो हम दुनिया तो उसमें है ही नहीं है ना, दुनिया है ही। अच्छा, रांझा रांझा कर दे मैं पे रांझा हुई, आपने जैसे भी इसका तज़किरा किया, क्या कुछ लोगों के नज़दीक ये भी है ना कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किताबी हुदूद व क़य्यूद के अंदर ही मुक़य्यद हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकलती? आप समझते हैं कि बहुत बड़ा हकीकत में आ मुग़ालता है, किताबी नहीं है। किताब कहाँ से आती है? ये जो मजमूए छपे हैं ये कहाँ से आए होंगे? वो किताब तो नहीं होगी पहले तो मेरी ज़िंदगी पर गुजरी होगी, रगे जहाँ को काटती हुई गुजरी होगी कोई चीज़, फिर किताब बनती है ना। तख़य्युल बनने के लिए, ख़याल बनने के लिए तजुर्बा ज़रूरी है या नहीं? इस तरह का तख़य्युल के लिए क्या ज़रूरी है? इस तरह का तजुर्बा जैसे आपने कहा, तो किताब तजुर्बा होता रहता है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग करने वाले साहब को देख रहा हूँ और दोस्त बैठे हुए देख रहा हूँ, तो ये मेरा तजुर्बा हो रहा है साथ साथ। मुझ पे चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। ये मैं ड्राइव करके आया हूँ, वो चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं। तो शायर ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिसको आप डिब्बे में बंद कर दें तो वो फिर भी शायरी करता रहा है। ज़िंदगी का तजर्बा उसको होगा तो वो शायरी करेगा। मैंने समंदर देखा होगा तो मैं समंदर के बारे में बात कर सकूँगा। मैं दरिया के किनारे बैठकर मैंने पानी की रवानी देखी होगी तो मुझे बहना आएगा उसके साथ, वरना तो नहीं आ सकता है। तो शायर के लिए ये जो आप समझते हैं कि ये होता होगा, ऐसे कुछ लोग ऐसी शायरी करते हैं जिनमें उनका तजर्बा नहीं होता होगा। तजर्बा सिर्फ ये नहीं है कि मुझ पे क्या गुजरती है, आपकी जो तकलीफ़ है मैं उसको भी सह सकता हूँ। उसको भी सह लिया है दिलो जान पर वफ़ा, वो गम के जो नसीब में लिखा नहीं हुआ। शायर तो बाज़ औक़ात वो भी सहता है जो उसके अपने ऊपर नहीं बीत रही होती है। लेकिन वो जब, यानी शायरी क्या है यार? शायरी ये एक घर को आग लगी हुई है। अच्छा, वो सब देख रहे हैं कि एक घर को आग लगी हुई है। एक ख़बर कोई सहाफ़ी बना देता है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ बिल्डिंग को आग लग गई है। लेकिन शायर जब उसको देखता है तो वो उसे ऐसा लगता है जैसे वो आग किसी और के घर में नहीं, खुद उसके घर में लग गई है। ये तजर्बा है उसका। ये उसका एक ऐसा तजर्बा है कि वो शामिल हो जाता है उसकी। ये जो मिज़रीज़ हैं हमारी ज़िंदगियों में, हमारे इर्द गिर्द फैली हुई, तो ये तजर्बा ही है। ये टीवी स्क्रीनें, ये शाहराएँ, ये निज़ाम, ये सियासत, ये सारा कुछ हमें सिखा रही है। ये अदबी जो कुछ हो रहा है, जो माहौल बना हुआ है, वो भी मुझ पे असरअंदाज हो रहा है। सब कुछ असरअंदाज होता है शायर पे, वो कोई एक चीज़ नहीं होती है। अच्छा सर, शायरी में मौसीकियत जो है ये कहाँ पर स्टैंड करती है? इसका कितना किरदार है शायरी? मौसीकियत जो है वो सिर्फ शायरी में स्टैंड नहीं करती है, बल्कि पूरी कायनात इसकी लपेट में है। अगर ये रिदम थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए कहीं से, ये कायनात तबाह हो सकती है। ये एक रिदम के पे, एक म्यूज़िक पे चल रही है। ख़ुद आपकी ये बॉडी इस दिल की धड़कन में अगर थोड़ा सा भी कोई फ्लक्चुएशन आता है तो आपकी पूरी बॉडी मुतासिर होती है। तो शायरी जो है ये तो एक ऐसी चीज़ है जो रिदम के बगैर समझी ही नहीं जा सकती, इतना ज़रूरी है इसमें। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि नसरी नज़्म में रिदम नहीं होता है,
ये जो ख्याल आता है ना आपको, ये रिदम में ही होता है। उस रिदम को हम पहचान सकें या ना पहचान सकें, जिस तरह से हम बहरों को पहचान लेते हैं, लेकिन ये रिदम हर चीज़ में मौजूद है। जो भी सिमेट्री में चीज़ है, मतलब बारिश का रिदम, पत्तों के गिरने का रिदम, आबशारों का रिदम, सहराओं में चलती हुई जो उड़ती हुई रेत है उसका रिदम, हर चीज़ में म्यूज़िक है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी भी चीज़ में रिदम के बगैर चल रही है। हमारी बॉडी तक एक एक चीज़ म्यूज़िक के ताबे, और उसमें असर पैदा होता है। कभी टीन की छत पे बारिश का रिदम आपने सुना है? और जो चीज़ रिदम के बगैर होगी वो असर नहीं कर सकेगी, वो आप पे असर नहीं कर सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा था नसरी उसमें भी थॉट का रिदम होता है, अगर कोई सही आदमी लिखने वाला हो। शायरी एक ऐसी चीज़ है, यानी ये अभी तो इसके इम्कानात मेरा ख्याल है इंसानों ने तलाश ही नहीं किए हैं। इतने ज़्यादा इम्कानात हैं शायरी में आपके थॉट के, क्योंकि ख़याल आपको रिदम के बगैर आते ही नहीं है। जो शायर उस ख़याल के रिदम को बचा कर लफ्ज़ों तक ले आता है, वो उसका शेर खूबसूरत बन जाता है। ये इतनी ज़रूरी चीज़, वाह, इतनी ज़रूरी। एक और खूबसूरत सी सर नज़्म या गज़ल जो भी आप इनायत करें। शहर तरक्की याफ्ता हो या हो दफन खराबे में, शहरों की तकदीर में दुख है। शहर तरक्की याफ्ता हो या हो दफन खराबे में, शहरों की तकदीर में दुख है। रेल की पटड़ी वीराने की कोख से निकले, वाह, या जंगल की पगडंडी पर फूल खिले। सब रस्तों पर खोए हुओं की आवाजें हैं, रोए हुओं की खामोशी है। रेल की पटड़ी वीराने की कोख से निकले, या जंगल की पगडंडी पर फूल खिले। सब रस्तों पर खोए हुओं की आवाजें हैं, रोए हुओं की खामोशी है। जंगालूद ज़रा बख्तर हो, पत्थर से निकली वीनस का तना हुआ सीना हो, कटे हुए बाजू हो, तलवारें हो, या पारीना गार में सोई तस्वीरों की आंखें हों, सब आंसू हैं। वाह 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 वाह, फिर से आइए सर। जंगालूद ज़रा बख्तर हो, पत्थर से निकली वीनस का तना हुआ सीना हो, कटे हुए बाजू हो, तलवारें हो, या पारीना गार में सोई तस्वीरों की आंखें हों, सब आंसू हैं, सब आंसू हैं। शीश महल हों ख्वाबों के, आली शान मुकाबर हों, या मिट्टी के घुघू घोड़े, सब चीज़ों में रोज़े अज़ल से रोज़े अबद से पहले की वीरानी है, हैरानी है। सब आंसू हैं, शीश महल हों ख्वाबों के, आली शान मुकाबर हों, या मिट्टी के घुघू घोड़े, सब चीज़ों में रोज़े अज़ल से रोज़े अबद से पहले की वीरानी है, हैरानी है, हैरानी है। शहर तरक्की याफ्ता हो या हो दफन खराबे में, शहरों की तकदीर में दुख है। वाह, नसरी नज़्म का भी आपने तस्करा किया सर, और नसरी नज़्म भी एक नया तजुर्बा रहा जब शायरी से, मतलब क्लासिक्स में जो है, क्लासिक्स माज़रत के साथ, उसके बाद एक नई चीज़ इसमें जो है वो ऐड की गई। नसरी नज़्म के बाद कुछ ऐसे शोरा कराम भी हमारे हैं जो नसरी गज़ल की जानिब आ गए, और इस तरह की चीज़ें भी, तजुर्बात मुख्तलिफ, कोई अशरे भी चल रहे हैं। आप जो मर्ज़ी तजर्बे करें, ठीक है। मैं कहता हूँ कि उसकी तख्लीकी हैसियत क्या है, आप जिस तरह से मर्ज़ी करें।
यानी तजर्बा नाकाम भी हो सकता है, लेकिन नाकाम तजर्बे पे अड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है। आपको कोई और रास्ता तैयार करना चाहिए। वाह क्या अच्छी बात। अब गज़ल में आप नसरी गज़ल लिखेंगे तो भाई आप नसरी नज़्म लिख लें। एक चीज़ का फॉर्मेट है, जब हम गज़ल कहते हैं तो उसका एक फॉर्मेट है, उससे आप क्यों हट रहे हैं? क्यों? एक और चीज़ आपको मिली है जो आपको दुनिया ने सिखाई है, जो ज़माने की गर्दिश के बाद आपके सामने, आप उसमें लिख लें। तो ये तजर्बे सिर्फ नाम बनाने के लिए या ये तजर्बा मैंने किया है, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि इसमें आप रिकॉर्ड बनाते रहें। ये तो आपकी तख्लीकी सलाहियत खुल के सामने आ जाती है। शायरी छुपी हुई नहीं रहती, ना आप छुपे हुए रहते हैं। शायरी आपको नेकेड कर देती है, आप किस पानी में, और आपको भी पता होता है, हर एक को पता है कि वो किस पानी में है, किस जोगा है। तो जो लोग ये सिर्फ तजर्बा नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, या ये कोई अलजबरा नहीं है कि अलफ की 2 जमा बे की 2 बराबर 2 अलफ बे होगा। यार ये ज़िंदगी है, ये ज़ख्म है जिसको आपने हटा के अपनी जगह बनानी है उसमें। ये कोई आसान काम नहीं है, ये तजर्बे करना भी है। तजर्बा क्या करना है यार, आपको खुद ख्याल समझा देगा मैंने किस शक्ल में आना है। आपको क्या ज़रूरत है इन मुसीबतों में पढ़ने की? शायरी कोई तजर्बा है? शायरी तजर्बे नहीं करती है। ये पढ़े लिखे लोग बेचारे जो हैं, ये ख़ास तौर पे हमारे, ये करते रहते हैं ऐसे। इसका कोई मैंने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। अब क्या, ये एक अलग बहस है, बहुत बड़ी बहस है। इसको तजर्बा वही होगा जिसमें आपकी ज़िंदगी शामिल होगी। इसके बगैर तजर्बा हो ही नहीं सकता है। कैसे कर लेंगे आप? मुझे कोई तरीका बताएं। यानी मैं कहूँ कि ये मैं 8 इंच लंबी बहर में जनाब अब गज़ल लिख रहा हूँ, ये मेरा तजर्बा है। ये मैं 10 मिसरे की नज़म मैंने ईजाद की है। भाई क्या ईजाद किया आपने? आपने दर्द दिल कितना बांधा है, पहले मुझे वो बताएं उसमें। चले सर, मौजू इस टॉपिक को छोड़ते हैं, एक और मौजू पकड़ें। जी। 2 शुरा किराम का कंपैरिजन बनता है। देखें, ये कंपैरिजन हम इस हवाले से नहीं करेंगे, या मैं नहीं चाहूँगा। ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। हम जब किसी 2 शायरों को मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा करते हैं तो दोनों का एतराफ़ कर रहे होते हैं, दोनों का एतराफ़ कर। मतलब हम जब ये तकाबली जायज़ा लेते हैं मीर का और गालिब का, तो कोई छोटा नहीं हो रहा होता है उससे कुछ छोटे, या अनीस व दबीर का हम तकाबली जायज़ा करते हैं। तो ये सारे लोग बड़े हैं, उनका ही किया जाता है जो बड़े लोग हों। ये तो होगा, ये तो हम करेंगे। मैं एक शेर हमें किसी का अच्छा लगता है, आप कहते हैं कि यार एक और शेर भी है इस तरह का। तो इस तरह से तो एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ सामने आना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक नेचर है। भाई ये एक फूल है, मुझे इस तरह का सफ़ेद फूल याद आ गया ये देख के। तो ये तकाबली जायज़ा नहीं है, ये एक और चीज़ है जिसको हम सामने ला रहे हैं, जो उस गुलदस्ते में सजाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे गुलदस्ते हैं जिनका हम तकाबली जायज़ा करते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है कि एक ख्याल मुख्तलिफ औकात में 2 अलग लोगों को आ सकता है। क्यों तो नहीं? इस पर अगर कभी क्लैश आए तो क्या वो बनता है? इसमें क्लैश बनता नहीं है। यानी कई लोगों के पता होता है आपको कि शायर कौन है। 2 बहुत बड़े शायरों के भी मिसरे जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और ये ज़्यादातर गज़ल में होता है, क्योंकि गज़ल की फॉर्मेशन ऐसी है कि एक तो रदीफ़ आपने मुकर्रर कर लिया, अगर वो लंबी हो गई तो काफ़िया भी एक साथ लगाया, तो उसमें गुंजाइश बहुत कम बनती है लफ्ज़ों की। वहाँ पे फिर तवारद होना कोई हैरत की बात नहीं है, ये तो शुरू से है। यानी एक तरह मिसरा आप देते हैं, ऐन मुमकिन है कि उसी तरह का कोई मिसरा कोई और भी कह ले, और ऐन मुमकिन है कि पहला मिसरा भी उस तरह का कोई और कह ले, क्योंकि मौजू एक है। उसमें बहर में उन लफ्ज़ों की गुंजाइश ही उतनी है कि वो रिपीट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक और सिलसिला भी चला हुआ है, वो भी पता चल जाता है कि अगर आप हमारे हो रहा है यहाँ पे इस तरह का भी कि मिसरा उठाया और उसको अपनी शेप दे के उसी तरह का लिख दिया। ये एक नज़्म मेरे दूसरे शेरी मजमूए अलहदा में, अलहदा से
ब्लैक एंड वाइट जमाना था, वाह, चार्ली चैपलिन गूंगी फिल्म के फीते पर भी बोलता था। क्या कहने। कम ऊंची दीवारों वाले छोटे घर थे और शहतूत पे बैठी चिड़िया गाना गाया करती थी। वाह, एक ग्रामोफोन पड़ा था बैठक में, आहा, जिसके चाक पे घूमती सुई नगमों की तस्वीरें ऐसे खींचती थी, सुनने वाले मुगले आजम ख्वाब में जाकर देखते थे। क्या कहने, क्या कहने। ब्लैक एंड वाइट जमाना था, चार्ली चैपलिन गूंगी फिल्म के फीते पर भी बोलता था। कम ऊंची दीवारों वाले छोटे घर थे और शहतूत पे बैठी चिड़िया गाना गाया करती थी। एक ग्रामोफोन पड़ा था बैठक में, जिसके चाक पे घूमती सुई नगमों की तस्वीरें ऐसे खींचती थी, सुनने वाले मुगले आजम ख्वाब में जाकर देखते थे। एक दूजे से जुड़ी हुई आबादी थी, दीवारों के कान थे, दरवाजों की आंखें थी। एक जरा सी आहट पर, टाट के पर्दे पर लहराता साया गुम हो जाता था और गली के मोड़ पे आकर मुड़ने वाला बुरके में लिपटी लड़की के दिल पर दस्तक देता था। क्या कहने हैं। वाह, देखे भाले रस्तों में भी कुछ अनजाने रास्ते थे, कितने ही गुमनाम खतों के खाली सफ़ों पर साहर की खामोश मोहब्बत के चर्चे थे। वाह, एक दूजे से जुड़ी हुई आबादी थी, दीवारों के कान थे, दरवाज़ों की आंखें थीं। एक ज़रा सी आहट पर, टाट के पर्दे पर लहराता साया गुम हो जाता था और गली के मोड़ पे आकर मुड़ने वाला बुरके में लिपटी लड़की के दिल पर दस्तक देता था। देखे भाले रस्तों में भी कुछ अनजाने रास्ते थे, कितने ही गुमनाम खतों के खाली सफ़ों पर साहर की खामोश मोहब्बत के चर्चे थे। वाह, और इधर मैं खाने में जालिब के पैमाने में, वाह, और इधर मैं खाने में जालिब के पैमाने में नाराए मस्ताना था और रिंदों के दामन पर सुर्ख शराब के छींटे थे। गलियों और बाजारों में खलकत की आवाज़ें थीं। वाह, वाह, डरी डरी सरकारें थीं। जिंदा की दीवारों पर फैज़ के धीमे लहजे में माजरा परवर नज़में थीं। हम जिनके दीवाने थे, दुनिया तेरे सफ़ों पर मंटो के अफसाने थे। हाय हाय, क्या रंगीन ज़माने थे। क्या रंगीन ज़माने थे। वाह 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 सर, क्या कहने, क्या ख्याल है। वाह, बहुत दाद। बहुत एक और नज़्म आप इनायत कीजिए। दीवारों से सरगोशियाँ करते हुए ख्याल आए, वाह, खुदा अपनी अदम मौजूदगी की बिना पर हर जगह मौजूद रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरगोशियाँ करते हुए ख्याल आया, सुभान अल्लाह। ख्याल आया। दीवारों से सरगोशियाँ करते हुए ख्याल आया, खुदा अपनी अदम मौजूदगी की बिना पर हर जगह मौजूद रहता है। क्या कहने। दीवारों से सरगोशियाँ करते हुए ख्याल आया, ख्याल आया। जुदाई को अगर पछतावा बनने से बचा लिया जाए तो रगों में तैरती हुई तन्हाई का लम्स महसूस किया जा सकता है। वाह, ख्याल आया, जुदाई को अगर पछतावा बनने से बचा लिया जाए तो रगों में
तैरती हुई तन्हाई को महसूस किया जा सकता है, किया जा सकता है। हथेलियों पर उभरता हुआ चेहरा देखने के लिए आंखें नहीं वारफ्तगी चाहिए। हथेलियों पर उभरता हुआ चेहरा देखने के लिए आंखें नहीं वारफ्तगी चाहिए। ध्यान की दस्तक से खुलता हुआ खाबीदा दरवाज़ा बसारत की हदों से आगे जाकर खुलता है। ध्यान की दस्तक से खुलता हुआ खाबीदा दरवाज़ा बसारत की हदों से आगे जाकर खुलता है। जाए खलवत हो या जाए नमाज, जाए खलवत हो या जाए नमाज, लबों पर आई हुई तन्हाई एक ऐसी दर्दनाक दुआ है जिसे मांगने के बाद कबूल भी खुद ही करना पड़ता है। शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोग सुन रहे थे सर मकसूद वफा साहब की खूबसूरत शायरी, आपकी खूबसूरत बातें और आज शायरी के रुमूज़ पर जो गुफ्तगू हुई यकीनन आपके लिए बड़ी सूदमंद साबित होगी। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबके नज़ारे और समात होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।